नमस्कार, मैं कमल किशोर, प्रवक्ता शोध एससीईआरटी लखनऊ। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे चीनी, विनेगर, सिरका, नींबू, संतरा, दही, खाने का सोडा, कच्चा आम, सॉल्ट। हम देखते हैं कि इनमें इन सब के स्वाद में कुछ का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का मीठा, कुछ का नमकीन और कुछ का कड़वा। तो जो पदार्थ अभी हमने बात किया, सिरका है, नींबू, दही, कच्चा आम, इनका स्वाद खट्टा लगता है। तो इनका स्वाद खट्टा क्यों होता है? इन पदार्थों का खट्टा स्वाद उनमें पाए जाने वाले यौगिक अम्ल की वजह से होता है। तो हम कह सकते हैं अम्ल शब्द इंग्लिश में जिसको एसिड कहते हैं, एसिड शब्द एसियर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो एसिड हम कह सकते हैं कि एसिड वो पदार्थ है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, यौगिकों का समूह है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले एसिड, जैसे जब अभी हमने बात की इन सभी की, नींबू, संतरा, दही, कच्चा आम, इनको प्राकृतिक अम्ल कहते हैं या कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ एसिड्स मिनरल्स या खनिजों से भी बनाए जा सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। इनको खनिज अम्ल कहा जाता है क्योंकि ये खनिजों से बनाए जाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो सल्फर से बनाया जाता है, इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का अम्ल कहते हैं क्योंकि NaCl सोडियम क्लोराइड से ये प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक अम्ल को शोरे का अम्ल कहते हैं क्योंकि इसको KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद कुछ हम अगर क्षार की बात करें तो जैसे खाने का सोडा है, इसको अगर टेस्ट आपको कभी हो अनुभव तो कड़वा होता है इसका स्वाद। और इसको अगर हम मॉइस्ट, अगर थोड़ा सा पानी ले और इसमें हाथों में रगड़े तो हम देखेंगे कि साबुन जैसा चिकना दिखाई देता है, महसूस होता है हमको। तो इसका ये कड़वापन या ये जो इसका जो गुण है वो उसमें बेस के कारण होता है या क्षार के कारण होता है। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और उनका सोपी टच होता है। अब हम बात करते हैं कि जो अम्ल या क्षार हैं, नेचुरली तो पाए जाते हैं, जैसे नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, ये नेचुरली पाए जाते हैं। इसके अलावा इनको लैब में भी बनाया जा सकता है या जिनकी ज्यादा जरूरत होती है इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो हमें जानना चाहते हैं कि लैब में इनको हम कैसे बना सकते हैं या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे हो सकता है। तो हम अम्ल क्षार का प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अम्ल है इसका एक मेथड है, हम अधातु ऑक्साइडों से प्राप्त किए जा सकते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड से, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग जानते हैं कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं? कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक एसिड प्राप्त होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड।
ये कोल्ड ड्रिंक में, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें यही एसिड होता है। इसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं। सल्फर को बर्न करके हम सल्फर डाइऑक्साइड, और जो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राईऑक्साइड जो बनेगी उसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से नमक NaCl में हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अगर मिला के गर्म करें तो हमें हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगी, और इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाएगा। इसी तरीके से हम बेस भी बना सकते हैं। अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड से बनता है एसिड, और धातु ऑक्साइडों से बेस बन जाता है। जैसे सोडियम के ऑक्सीजन से रिएक्शन का है, सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है। अब सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो NaOH मिलता है। NaOH एक क्षारक है। इस तरीके से हम और बहुत से मेथड हैं जिनके द्वारा हम इसको लैब में और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं एसिड और बेसिस का। अभी हम लोग बात की कि अगर एसिड और बेस का अंतर पता करना हो तो उनका स्वाद और या टच से पता करें। एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं और सोपी टच होता है। लेकिन क्या हम बिना उसको टच किए या टेस्ट किए बता नहीं सकते कि कौन एसिड है क्या बेस है? तो ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए हम कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ इस्तेमाल करते हैं जिनको सूचक कहा जाता है। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय गुण को बताते हैं कलर परिवर्तन के द्वारा। जैसे एक लिटमस एक पदार्थ होता है, लिटमस विलियन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है। तो लिटमस विलियन या पेपर कैसे बनता है? लिटमस एक लाइकेन पौधा होता है जो सिम्बायोटिक पौधा होता है, फंजाई और एल्गी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। तो इसको बर्न किया जाता है और इसकी जो राख होती है उसको वाटर में मिला के बनाया जाता है लिटमस विलियन। लिटमस विलियन और उसी से लिटमस पेपर भी बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है ब्लू और रेड। अगर कोई पदार्थ एसिडिक नेचर का है और उसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर, उसको मॉइस्ट होना चाहिए, लिटमस पेपर में थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए, उसको मॉइस्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको अगर एसिड में टच करेंगे तो ब्लू से रेड हो जाएगा। और अगर बेस होगा, क्षार होगा, तो वो रेड लिटमस पेपर टच करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो लिटमस पेपर के या लिटमस सोल्यूशन का भी यही होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ की गुण को हम ये बता सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय है। इसके अलावा हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी वैसे येलो कलर की होती है, लेकिन अगर इसमें कोई बेस के कांटेक्ट में आए, बेस मिला दिया जाए तो इसका कलर रेड हो जाता है। हमने देखा होगा हल्दी में अगर हम चूना मिला दें, बुझा हुआ चूना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रेड कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिकेटर है जो येलो से रेड हो जाता है अगर माध्यम बेस है। इसी तरीके से कुछ पौधे भी हैं, जैसे गुलहड़ की पंखुड़ियां होती हैं, पेटल्स, इनको वाटर में, बॉइल्ड वाटर में ऐड किए, थोड़ी देर बाद इसको आप फिल्टर कर लीजिए। इससे जो सोल्यूशन मिलेगा उससे भी एसिड बेस का पता चलता है। अम्लीय विलयन में अगर एसिड है तो ये जो गुलहड़ की पंखुड़ियों से बनाया गया जो विलयन है वो गुलाबी कलर देगा। अगर क्षारीय है तो हरा हो जाएगा। तो हमने देखा हल्दी, गुलहड़ की पंखुड़ियां और लिटमस, ये नेचुरल इंडिकेटर है जो पदार्थ के एसिडिक या बेसिक गुणों को कलर चेंज द्वारा बताते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे होता है फिनॉल फैथिलीन, ये इंडिकेटर है, लैब में रहता है। ये कलरलेस होता है, लेकिन अगर इसकी एक ड्रॉप भी अगर आप बेस में, क्षारक में ऐड कर दें तो तुरंत वो पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर देता है।
तो इस तरीके से फिनॉल मेथिलीन भी यूज किया जाता है पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय गुण पता करने में। एक और पदार्थ है मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है। अगर इसको एक ड्रॉप भी अगर आप एसिड में ऐड करेंगे अम्ल में तो रेड कलर आएगा और बेस में तो येलो कलर आ जाता है। तो ये दो बहुत ही वेल नोन आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज और फिनाइल मेथिलीन। अब हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के गुण। अम्ल के हम रासायनिक गुण की अगर बात करें तो अम्ल, सभी अम्ल, लगभग सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ, जिंक, सोडियम, पोटेशियम सक्रिय धातुएं कही जाती हैं, इनके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने जिंक मेटल लिया, जिंक प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये तनु अम्ल होता है। वाटर ज्यादा अमाउंट में मिला होता है इसमें। जब इसमें जिंक मेटल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में बाहर आती है। ऐसे ही और भी एक्टिव धातुएं जो हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। दूसरा है धातुओं की मेटल धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अम्ल की अभिक्रिया। जी जी। जो एसिड होते हैं वो धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, और अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तो लवण, जल और वाटर बनता है। जैसे एक अभिक्रिया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे रिएक्शन जब होती है तो NaCl सॉल्ट, H2O जल और CO2 गम बनती है। ये कार्बोनेट है, इसी की जगह अगर NaHCO3 लें तो वो बाई कार्बोनेट होगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके केस में सेम रिएक्शन होती है। तो जो एसिड होते हैं वो धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सभी अम्ल क्षारक
क्षारक के साथ अपक्रिया करते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, और अगर माध्यम जलीय विलयन है तो वहां पर लवण और जल बनता है। एक बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, मतलब अम्ल, क्षार, क्षारक, लवण और जल। मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाती है, क्योंकि अम्ल क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो सभी अम्ल सभी क्षारों से अभिक्रिया करते हैं। अगर माध्यम विलयन है, अगर हम दो विलयनों को मिलाते हैं तो उसमें दूसरा प्रोडक्ट होता है लवण के अलावा जल भी बनता है। इसी तरीके से जो बेस है, अगर बेस की रिएक्शन की बात करें तो बेस सभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। बेस भी सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो अम्ल है और क्षारक है, इनमें क्या समानताएं होती हैं। जो सभी अम्ल हैं उसमें क्या ऐसी चीज होती है जिसमें समानता होती हो। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसमें अगर हम देखें तो अभी हमने देखा कि जिंक मेटल की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई तो हाइड्रोजन गैस निकली। और भी H2SO4 अगर जिंक के साथ रिएक्शन है किसी धातु के क्रिया अम्ल के साथ कराएं तो जनरली हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका मतलब है जो अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है। तो लेकिन हाइड्रोजन तो बहुत से कंपाउंड में होता है, जैसे अगर हम ग्लूकोज लें, अल्कोहल लें, उसमें भी हाइड्रोजन होता है। लेकिन वहां पर अगर जिंक मेटल अगर हम ऐड करें तो वहां पर आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्या होता है कि जो अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। तो इस केस में ऐसा होता है कि जो अम्ल होते हैं उसमें उसको अगर अम्ल को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो अपना हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में उत्पन्न करता है। जैसे अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करें, मतलब इसको वाटर में हमने मिलाया है तो ये ऐसे टूट जाएगा, H+ आयन और Cl- आयन। ऐसे ही H2SO4 का है। यहाँ पर भी तो जो अम्ल है वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। सभी अम्लों में ऐसा होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस लिक्विडेट और बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। इसी प्रकार से अगर इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जो अम्ल है उसमें समानता क्या है कि वो विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अगर हम क्षारक के केस में देखें तो हम देखते हैं NaOH एक क्षारक है। इसको जब जल में डिसॉल्व किया जाता है तो ये Na+ और OH- में टूट जाता है। इसका मतलब विलयन में OH आयन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार KOH है
तो जो भी, तो इसका मतलब जो समानता क्या हुई यहाँ पर कि जो क्षारक होते हैं वो अगर जल में डिसॉल्व किए जाएं तो वो OH आयन उत्पन्न करते हैं, विलयन में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये समानता है इसमें। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, सभी क्षारक जो है जल में डिसॉल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको बोला जाता है क्षार। अभी तक हम क्षारक की बात कर रहे थे, सभी बेस, और इसके बाद हम होगा क्षार। क्षार वो पदार्थ होते हैं, ये बेसिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो अम्ल हैं वो विलयन में H+ उत्पन्न करते हैं, और जो क्षारक होते हैं जल में घुलने पर OH- आयन उत्पन्न कर देते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर हमें पता करना हो कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है, इसके लिए हम लिटमस पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं जैसे फिनॉल, प्रोपिलीन, मिथाइल ऑरेंज, या और कुछ नेचुरल हैं जैसे हल्दी होता है, गुलहड़ की पंखुड़ियां, और पदार्थ और भी पौधे होते हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है, लेकिन हम उसकी प्रबलता नहीं बता सकते कि कोई जैसे H2SO4 है, एस्टिक एसिड है, तो एस्टिक एसिड और H2SO4 इनमें कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है या प्रबल है और कौन दुर्बल है। ऐसे हम क्षारक के केस में देखें, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोप वगैरह जिनसे बनते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये घरों में जो ग्लास साफ करने के लिए जो लिक्विड यूज किए जाते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इन दोनों क्षारों में कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, ये अगर हम पता करना चाहें, ये कैसे पता करें हम। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने बात की, जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं विलयन में, और जो क्षारक होते हैं क्षार OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो क्या ये जो OH आयन माइनस आयन और H+ आयन है, इनको हम इसकी मात्रा को विलयन में कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितनी है, पर लीटर कितने आयन्स हैं, H+ के या OH आयन। अगर हम ये पता कर लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कोई आयन प्रबल है कि दुर्बल, कोई भी अम्ल या क्षारक प्रबल है या दुर्बल है, हम बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, कितनी संख्या है उसकी विलयन में, इसको पता करने के लिए एक मेथड डेवलप किया गया है। इस मेथड को बोलते हैं pH स्केल। न्यूज़पेपर में आप लोग सुनते रहते हैं कि pH वैल्यू, जो वहाँ के पर्टिकुलर जगह की या रिवर की जो वाटर है उसकी pH मान इतना है, तो या सॉइल, मिट्टी की pH ये है। तो ये pH क्या होता है, pH मान निकाला जाता है किसी विलयन का, और वो ये बताता है कि उस विलयन में H+ आयन की सांद्रता, उसकी संख्या कितनी है। अब इस आधार पर हम उसकी प्रबलता बता सकते हैं उस पदार्थ की, या मिट्टी की, या पानी की, या उस पदार्थ की। तो इसके लिए क्या किया जाता है, विलयन में H+ आयन की कंसंट्रेशन पता की जाती है, और कंसंट्रेशन सांद्रता निकाली जाती है मोल पर लीटर, वॉल्यूम में एक नंबर होता है उसका, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करके एक नंबर रखते हैं, जैसे pH 7। pH 7 का मतलब जल, जो अगर शुद्ध जल है तो उसकी pH मान 7 होगा। तो हमने क्या किया, उसकी जो उसका नंबर पता किया था H+ आयन का किसी गिवन वॉल्यूम में, दिए हुए आयतन में, उसको हम एक नंबर में प्रदर्शित कर देते हैं। तो हम किसी भी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता को 0 से लेकर 14 तक, 0 to 14 नंबर दिया जाता है,
और ये जो 0 से 14 नंबर है पीएच मान कहे जाते हैं, और हर नंबर का एक कलर होता है। इन नंबरों को एक कलर से प्रदर्शित किया जाता है। और पीएच होता क्या, पीएच एक पेपर के फॉर्म में भी होता है, पीएच पेपर। पीएच पेपर या हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब विलयन में जो एसिड या क्षार जो भी है उसकी प्रबलता क्या है ये पता करने के लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वभौमिक इंडिकेटर, ये कई इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, और ये विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को, पर्टिकुलर सांद्रता को एक कलर के द्वारा प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम देखेंगे। जीरो से लेकर हम 14 तक नंबर दिया गया है पीएच मान को। तो हर मान का एक कलर होता है। तो जिस भी जलीय विलयन की पीएच पता करना पड़ती है तो उसका एक कलर आता है। तो हमारे पास पहले से स्ट्रिप रखी होती है, उसको टच करते हैं और हमारे पास एक सभी पीएच का एक कलर एक साथ होता है। तो उस कलर को मैच करा लेते हैं हम इंडिकेटर से, तो फिर उसकी हम पीएच बता देते हैं। तो अगर हम देखें जिसकी पीएच 7 होती है, जिस विलयन की पीएच 7 आती है उसको उदासीन माना जाता है। जैसे जल उदासीन है तो इसकी पीएच 7 है। उससे कम अगर पीएच आती है तो उसको अम्लीय विलयन, जलीय विलयन कहा जाएगा, तो अम्ल माना। तो जितने ही कम पीएच होगा, देखिए इधर एरो है, एसिडिक गुण इधर बढ़ रहा है, तो जितने ही कम पीएच होगी उतने ही ज्यादा वो प्रबल होगा। और अगर हम उस डायरेक्शन में जाएं 7 के बाद तो क्षारकीयता बढ़ती है। मतलब अगर 14 है किसी विलयन, जलीय विलयन का पीएच, तो वो सबसे प्रबल 4 है। तो हम किसी जलीय विलयन में पीएच पेपर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं उस विलयन की पीएच क्या है, और उस पीएच के मान से हम ये बता सकते हैं कोई विलयन कितना प्रबल या दुर्बल है। मान लिया 2 विलयन है, जलीय विलयन है, एक की पीएच मान 5 है और दूसरे का पीएच मान है 6। तो इसमें कौन सा प्रबल होगा? तो हम देखते हैं, अभी जो हमने पीएच के लिए डायग्राम बनाया था, तो उसमें 7 के इधर अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ता है और उधर जाने पर घटता है। तो 5 जो होगा वो इस डायरेक्शन बाई तरफ होगा। तो इसका मतलब जो पीएच जिसकी 5 है वो ज्यादा प्रबल है और जिस 6 है वो कम प्रबल है। तो हम पीएच मान की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कोई किसी पदार्थ का 2 अम्ल या 2 क्षारक जो है उनके विलयन का कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो हम देखते हैं कि पीएच
पर मान जान के उसका उपयोग क्या, अगर हम पीएच वैल्यू पता कर लेते हैं किसी भी पदार्थ की तो उसका उपयोग क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत से महत्वपूर्ण इसके काम हैं। दांत खराब हो जाते हैं, देखा होगा, टीथ डिके। जानते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो अगर हम ब्रश ना करें ठीक से तो इसमें जो फूड पार्टिकल्स दांतों में फंसे रह जाते हैं, तो इसको बैक्टीरिया इसको डिके करते हैं और वो एक अम्ल प्रोड्यूस करते हैं। और अम्ल है तो उसकी पीएच 7 से कम होगी, और ये जब ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो दांत हमारे डिके होने लगते हैं, कैविटी वगैरह हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम लोग टूथब्रश, टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो माउथ में बैक्टीरिया ने अम्ल प्रोड्यूस किया है उसको खत्म करने के लिए किस प्रकार का पदार्थ इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है तो अम्ल है तो उसके लिए हम क्षार, उसका अपोजिट, जिससे कि जो बना हुआ अम्ल उदासीन हो जाए, इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, कभी कभी चींटी या मधुमक्खी डंक मार देती है तो घरों में क्या किया, चूना लगा दिया जाता है, या खाने का सोडा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, को अम्ल होता है मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक अम्ल, ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। क्योंकि अम्ल है तो इसको उदासीन करने के लिए क्षार, वो जो बुझा बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारकीय होता है तो उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। देखिए इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि येलो गैस बर काट लेती है, तो बर के काटने पर भी कभी कभी हमको नहीं पता होता है तो हम यही चीज, सारी चीजें ही लगा लेते हैं, खाने का सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना। तो इस केस में हमें थोड़ा जानना चाहिए, जो येलो गैस होती है वो हमारी बॉडी में क्षार इंजेक्ट कर देती है। तो क्षार दिया तो हमें उसके अपोजिट एसिड वहां पर अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे केस में नींबू वगैरह या खटाई, जो भी खट्टी चीज हो, वहां पे लगाना चाहिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर हमको ठीक से पता है और पदार्थों का अम्लीय और क्षारीय गुण पता है तो हम इसको अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।